किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई के बाद कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके गेहूं अभी दूसरा पानी लगाने लायक हो गया है तो आपके पौधे मान लीजिए कमज़ोर हैं, कुछ कल्ले आपके काफ़ी पतले दिख रहे हैं, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, पीलापन भी आपको दिख रहा है, अच्छे से बढ़वार नहीं हुई है। तो रुकी हुई पौधे की ग्रोथ, रुकी हुई पौधे की बढ़वार अच्छे से कैसे आप ले सकते हैं और कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल इन अवस्थाओं में हम कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा और आप हमें कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दूसरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। गेहूं में दूसरी सिंचाई हमें 40 से 45 दिन की अवस्था में करनी होती है। यहाँ पे मैं सिंचाई की संपूर्ण अवस्थाएं आपको बता देता हूँ। हालांकि वैरायटी और जगह के हिसाब से ये समय कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो ये समय जल्दी भी आ जाता है। मान लीजिए कोई वैरायटी देर में तैयार होती है तो ये समय देर में भी आता है। और मिट्टी के हिसाब से भी, मान लीजिए हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे पहले सिंचाई करना पड़ सकता है। मान लीजिए भारी मिट्टी है तो वहाँ पे आपको देर से सिंचाई भी करना पड़ सकता है। लेकिन औसतन जो समय होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पानी 40 से 45 दिन पे हमें लगाना होता है। पहला पानी 20 से 25 दिन पे, दूसरा पानी 40 से 45 दिन पे, तीसरा पानी 65 से 70 दिन पे, चौथा पानी 105 से 110 दिन पे और पांचवा पानी 120 से 125 दिन पे आपको गेहूं में लगाना होता है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचेंगे कि हमारी तो वैरायटी 120 दिन में ही तैयार हो जाती है, 130-40 दिन में तैयार हो जाती है। तो मैंने बोला समय और वैरायटी के हिसाब से ये जो समय है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर किस्में जल्दी पक जाती हैं तो ये जो समय है पहले भी आ जाता है। मैं समय भी बता देता हूँ किस समय आपको सिंचाई करनी चाहिए। पहला पानी जड़ विकास की अवस्था में लगाना होता है। लगभग सभी किस्मों में, चाहे कोई जल्दी तैयार हो चाहे कोई देर में तैयार हो, सभी में 20-25 दिन पे ही पहला पानी लगाना होता है। दूसरा पानी 40 से 45 दिन की अवस्था को हम बोलते हैं कल्ले का विकास वाली अवस्था। तीसरा पानी हम बोलते हैं गबोट अवस्था। उसके बाद बालियाँ निकलना चालू होती हैं, बालियाँ बनना चालू होती हैं 65 से 70 दिन के बाद। चौथा अवस्था हम बोलते हैं दूध बंदे समय वाली अवस्था 105 से 110 दिन में। और पाँचवा अवस्था हम बोलते हैं 120 से 125 दिन वाला, जब हम सिंचाई करते हैं दाना सख्त होने वाली अवस्था। तो मैंने अवस्थाएं आपको बता दी। ये अवस्था अगर आपके गेहूं में पहले आ जाती है तो आप पहले भी पानी लगा सकते हैं, देर में आती है तो आप इससे देर में भी सिंचाई कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे पानी की ही बात करेंगे, जो आपको 40 से लेकर 50 दिन के अंदर लगा ही देना चाहिए। दूसरा पानी लगाइए। उसके बाद एक बात का ध्यान ये भी रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। किसी भी मतलब कोई भी आप गेहूँ में कभी भी आप सिंचाई करिए, अगर बहुत ज़्यादा पानी भरते हैं तो फसलों पर इसका बुरा असर होता है, क्योंकि ये धान की फसल नहीं है जो पानी को चाहे जितना हो जाए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है गेहूँ में। बस हाँ, दूसरा पानी अच्छे से लगाइए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हल्का पानी लगाइए, अच्छे से पानी लगाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ, कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे फ्री वाला पानी होता है, नहर से पानी आता है, या फिर जहाँ पे ट्यूबवेल वाला होता है, हम ट्यूबवेल चलाने के बाद या फिर नहर से पानी खोलने के बाद भूल जाते हैं, चले जाते हैं घर पे, खाते पीते हैं, फिर आते हैं तो देखते हैं पानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा पानी इस अवस्था में भी हो जाता है तो पीलापन आपको दिखाई दे सकता है, आपके पौधे सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो पहला पानी और दूसरा पानी भी आपको सही से लगाना है। इसके साथ साथ सिंचाई के बाद आपको नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करनी होती है। नाइट्रोजन हम डालते हैं यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है हमेशा सिंचाई के बाद। कोई भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, जिसमें भी आप सिंचाई के बाद यूरिया डालेंगे वो ज़्यादा काम करेगा। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं बाद में सिंचाई करते हैं, लिंचिंग हो जाएगा, भले ही कोई सख्त मिट्टी हो या हल्की मिट्टी हो। बस यही डिफरेंस यही होता है कि जो थोड़ा सा रेतीली, जो बलुई वाली मिट्टी होती हैं, जो एकदम से हल्की मिट्टी होती हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिंचिंग होता है। जो भारी मिट्टी होती है वहाँ पे कम लिंचिंग होता है। लेकिन सभी में होता है ज़रूर है। अगर आप यूरिया डालते हैं, यूरिया एक ऐसी खाद है जो पानी के साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाती है, और जब आप बाद में सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ वो नीचे चली जाती है, जिससे आपके पौधे को इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। हालांकि पहले पानी पे ये समस्या ज़्यादा आती है, दूसरे पानी पे हमारे पौधे की जड़ें कुछ बड़ी हो जाती है, फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा जो है नीचे चली ही जाती है। तो यहाँ पे हमेशा यूरिया बाद में डालना है। 40 से 45 किलो यूरिया आपको दूसरे पानी के बाद फिर डालना होता है। यहीं पे हम अंतिम यूरिया डालते हैं, इसके बाद आपको यूरिया नहीं डालना है। अगर आप बहुत देर से यूरिया डालते हैं तो पौधे ज़्यादा लंबाई होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया अगर आपको गेहूं में डालना है 50-55 दिन के अंदर कम से कम डाल दीजिए। इसके बाद डालेंगे तो क्या होता है कि इसके बाद गांठें बनना चालू होती
होती हैं। अब क्या होगा, जब आप गांठें बनने की अवस्था में यूरिया डालेंगे तो पौधे की गांठें बहुत लंबी लंबी बनती हैं, जिससे पौधे की जो हाइट होती है काफ़ी बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने की वजह से हमारी गेहूँ गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यूरिया आपने डाला 40 से 45 किलो। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके सभी पौधे के कल्ले जो होते हैं एक समान तो होते नहीं हैं। कुछ पौधे के कल्ले पहले निकलते हैं तो बड़े हो जाते हैं, कल्ले जो बाद में निकलते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो जो छोटे वाले कल्ले होते हैं उनको इस समय भोजन चाहिए होता है। तो अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल इस अवस्था में यूरिया खाद के साथ करते हैं तो इसका लाभ बढ़ जाता है। ह्यूमिक एसिड वैसे तो जड़ों के विकास में मदद करता है, इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे पौधे भोजन बहुत अच्छे से तेज़ी से बना पाते हैं। ह्यूमिक एसिड वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में जो मिट्टी में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, मान लीजिए आपने पहले पानी के बाद कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले हुए थे, तो क्या होता है कि आपके पौधे उसको सही से ले नहीं पाते हैं, कई बार वो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। तो अगर खादें अघुलनशील हो जाती है तो ह्यूमिक एसिड दोबारा से उसको घुलनशील रूप में प्रोवाइड करता है, यानी वही खाद दोबारा से आपके पौधे अच्छे से ले पाते हैं। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आपको जो पाउडर फॉर्म में आता है, आपको यूरिया खाद के साथ अच्छे से मिक्स करना है, सही से मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, बुआई करनी है। इससे आपके पौधे में रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत पीलापन है तो भी हट जाएगा। अब ह्यूमिक एसिड यहाँ पे एक काम और करता है, अगर आपके पौधे को जो तत्व चाहिए होता है उसको वो प्रोवाइड करवाता है। मतलब समझ लीजिए कि पाचन तंत्र का यहाँ पे ह्यूमिक एसिड काम करेगा आपके पौधे के लिए। तो ये तो बात होगी कि आपको ह्यूमिक एसिड डालना है, साथ में आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, यूरिया डालना है। अब बात करते हैं, मान लीजिए अभी तक आपने पोटास ना डाला हो, बहुत से किसान साथी बुआई के समय अगर पोटास ना डाल पाए हो, या फिर वैसे तो बुआई के समय ही पोटास जो आता है एमओपी पोटास 60% वाला, लगभग आपको उसकी मात्रा की बात की जाए तो लगभग 25 से 30 किलो पोटास आपको बुआई के समय ही डाल देना होता है। कोई अगेती वैरायटी है तो आप उसमें 10-5 किलो बढ़ा के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो यूरिया की भी मात्रा है, कोई अगेती वैरायटी अगर आपने लगाया है तो 10-15 किलो हर बार यूरिया आपको बढ़ा के प्रयोग करना चाहिए, बुआई के समय की बात छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पे मैंने बताया पोटास आपको अगर डालना चाहते हैं, अगर आपने नहीं डाला है तो पोटास 20 से 25 किलो डालेंगे तो कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा, संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। बुआई के समय डालते हैं तो 100% लाभ मिलता है, पहले पानी पे 50 हो जाता है, पहले पानी पे 75% के आसपास लाभ मिलेगा। इस समय डालेंगे तो आधा लाभ मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि फसलें बड़ी हो गई हैं और उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो आपकी मर्जी, डालिए या ना डालिए। आप चाहें तो कोई NPK जो आते हैं जिसमें पोटेशियम पाया जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप NPK 0050 वगैरह भी डाल सकते हैं 1 से 1.5 किलो के हिसाब से। तो ये तो बात हो गई, पोटास ना डाला हो तो आपको डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा लाभ मिलता है। आपके पौधे अगर दबे हुए हैं, मान लीजिए अगर आपकी फसल अच्छी है तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल उन्हीं किसान साथियों को इस्तेमाल करना है जिनकी फसल दबी हुई है, जिनके पौधे में अच्छे से विकास अभी भी नहीं हुआ है, पीलापन आपको दिख रहा है, अच्छे से ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इस अवस्था में डालेंगे तो लाभ मिलेगा। आपके जो छोटे वाले कल्ले हैं उनकी वृद्धि अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि अगर सभी कल्ले एक समान नहीं होते हैं तो किसी में बालियाँ बड़ी आती हैं, किसी में बालियाँ छोटी आती हैं। छोटी बालियाँ आएंगी तो निश्चित ही पैदावार हमें कम मिलेगा। तो यह फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है और बहुत महंगा तरीका भी ये नहीं होने वाला है। तो पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। अब जिंक आती है वैसे तो 2-3 तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एक आती है 33% वाले जिंक सल्फेट, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं मात्रा लीजिए 700 ग्राम। एक आती है 21% वाले जिंक सल्फेट, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं मात्रा आपको लेनी है 1 किलो। एक आती है 12% वाली चिलेटेड फॉर्म वाली इरिटेट जिंक, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं मात्रा लेनी है केवल 120 ग्राम। तीनों में से कोई भी एक जिंक आपको लेना है, जो भी आपको आसान लगे, सस्ता लगे, उसका इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया। अब नीम लेपित यूरिया जो आता है दानेदार वाला, उसी का इस्तेमाल करिए, या फिर आप सल्फर कोटेड यूरिया जो आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया 1 से 1.5 या 2 किलो आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज़ हो गया यूरिया। तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अच्छे से होता है। मैग्नीशियम सल्फेट हरापन लाने में भी मदद करता है, पौधे को भोजन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रहण करने में काफ़ी मदद करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में फेरस सल्फेट बहुत ही अहम काम करता है। तो हरापन अगर आपके पौधे में नहीं है तो आप फेरस सल्फेट भी डालेंगे तो हरापन आने वाला है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है आधा किलो यानी 500 ग्राम। इसके साथ आप चाहे तो मैग्नीज सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में हरापन आता है, अच्छे से पौधे भोजन बना पाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमने खादें बताई हैं इनकी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहने वाली है। इसका इस्तेमाल अगर आप
दूसरे पानी पे भी करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आपको छिड़काव कर देना है। इसके इस्तेमाल से पौधे की जो दबी हुई ग्रोथ है, कुछ पौधे अगर छोटे रह गए हैं उसमें पीलापन आपको दिख रहा है, उसमें हरापन नहीं है, अच्छे से उसका विकास नहीं हुआ है, कल्ले पतले कमज़ोर दिख रहे हैं, तो उन कल्ले में मोटाई आएगी, उसकी ग्रोथ दोबारा से अच्छे से होगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा, हरापन आएगा, फसल में हरियाली रहेगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए, हम कमेंट के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।